Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC Mohali. Our next topic is force and its measurement. So let us understand what is force. Scientific meaning of force is given by Newton in 1665. जो न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले फोर्स का साइंटिफिक मीनिंग है जो वो दिया था इस वर्ल्ड को. ही ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री. उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो एप्पल का ट्री होता है और उससे जब एप्पल टूट के नीचे फॉल होता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आता है. क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, चाहे उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन हो. मीन्स लाइक कोई एक बुक पड़ी है टेबल पे, तो वो बुक जो रखी हुई है टेबल पे वो रेस्ट पोजीशन पे है. जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, अपनी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगी वो बुक. और अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो बुक अपनी पोजीशन चेंज करेगी. सो न्यूटन ने ये देखा कि कोई भी बॉडी है जो अपनी जो पोजीशन है, चाहे या ये कह लो कि उसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि कोई एप्पल जब ट्री से नीचे गिर रहा है तो वो अपने आप क्यों गिर रहा है वो नीचे. मीन्स कोई ना कोई उस पर फोर्स एक्ट कर रही है उस टाइम पे. और वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ की वजह से, अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एप्पल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक पुल लगा रही है. तो यहाँ से न्यूटन ने क्लियर किया कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती. तो फोर्स फिर क्या हुई? फोर्स इज ए पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स की क्या डेफिनेशन हुई? फोर्स एक पुश या पुल है ना, कि जो किसी बॉडी की स्टेट में चेंज ला सकती है या स्टेट में चेंज लाने की ट्राई करती है, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकती है. मोशन की, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकती है अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें. तो ये होती है फोर्स. फोर्स जनरली अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम मोशन. सो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे सपोज करिए हमारे पास दो स्टोन है, एक स्मॉल स्टोन है, एक काफ़ी हैवी है, काफ़ी बिगर है जो साइज़ में है. सो स्मॉल जो स्टोन है, स्मॉल जो पत्थर है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो जो स्टोन है अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाई तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चला जाएगा. पर वही फोर्स अगर मैं हैवी स्टोन पे लगाऊं, ठीक है, तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं. उसकी पोजीशन क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि स्टोन काफ़ी हैवी है, हमने बिगर साइज का स्टोन लिया हुआ है और उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी साइज के अकॉर्डिंग जो उसको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, उस फोर्स से हमने उस पर कम फोर्स अप्लाई की है, तो इसलिए वो उसकी स्टेट चेंज नहीं कर पा रही है. सो फर्स्ट वाले केस में उसकी स्टेट है, जो स्टोन की जो स्टेट थी रेस्ट की थी, और हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो वो मूव कर गया. मीन्स ही चेंज्ड हिज स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. और जो लार्जर साइज का जो स्टोन था वहाँ पे उसकी वो स्टेट चेंज नहीं कर पाई, पर वहाँ पे उसने एफर्ट किया चेंज करने का. सो इट मे चेंज और मे नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. सो मेजरमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स इज मेजर्ड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे इसको अगर हम
सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर हमने सपोज करिए कोई बॉडी है, कोई एक बुक रखी हुई है टेबल पे, और मैंने उस पर फोर्स लगाई कुछ, और वो बुक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली गई है मूव करके। सो वो फोर्स मैंने लगाई कितनी है, अगर ये हमें पता लगाना है तो ये कहता है कि आप उस बुक का जो जो बॉडी है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर लो, तो उससे आपकी फोर्स निकल जाएगी। अब चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है। कोई भी बॉडी है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास तो कुछ होता ही है, उसकी वेलोसिटी में भी कुछ चेंज आ रहा होता है, तो वो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। तो ये कहता है कि फोर्स होगी जो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर नहीं फोर्स होगी, रेट ऑफ चेंज, रेट की बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो बॉडी का होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। सो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि जो बॉडी थी जो टेबल पे हमने रखी हुई थी उसका मास m है, और उसकी वो सपोज करिए स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u है। u जीरो भी हो सकती है अगर रेस्ट पे है, अगर वो मोशन में है तो u की वैल्यू कुछ हो भी सकती है। और जैसे हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी जब वो मूव करने लगी है, या उसकी स्पीड जब इंक्रीज़ हुई है तो सेकंड जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम v से मेंशन कर रहे हैं। सो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम m इंटू वी हुआ। सो अगर हम यहाँ से देखें कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम t कितना हुआ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे, है ना। तो अब बात आती है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एफ इज डायरेक्टली, सॉरी उससे पहले है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एम इंटू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। सो इसमें से हम m कॉमन लेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई टी रह जाएगा, और v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो फोर्स किसके बराबर आई है हमारे पास यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो जब भी हमें किसी बॉडी पे ये पता लगाना है कि हमने इस पर कितनी फोर्स अप्लाई की है, सो वहाँ पे हम उसका मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लेके वो फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस रेट से उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। सो उसके बाद बात आती है फोर्स के यूनिट क्या होते हैं। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, SI यूनिट्स हैं इसकी न्यूटन। मास को हम जब भी कैलकुलेशंस करनी होंगी इस इक्वेशन में F इक्वल टू MA, मास इसमें हम केजी में लेंगे और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे। SI यूनिट्स लेंगे तो फोर्स भी हमारे पास SI यूनिट्स में आएगी जो कि न्यूटन में होगी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ये हमें पहले ही पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, सो उसकी डायरेक्शन भी होती है। सो फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है फोर्स इज स्पेसिफाइड बाय, फोर्स किस किस चीज़ से स्पेसिफाई की जाती है, मैग्नीट्यूड, उसका फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। और थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज करिए कोई बुक है, बुक पे मैंने एक फिंगर से उसको पुश किया बुक को, सो फिंगर किसी एक पॉइंट भी रखूँगा ना मैं बुक के, सो वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स अगर आप देखें, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम जैसे पहले लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस भी कर चुके हैं कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही उसके एरो की हम लेंथ लेते हैं यहाँ पे, और उसकी एक एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा होता है। सो इस तरह से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम यहाँ पे देखें जो फोर्स है, फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन पैरेलल टू दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज करिए किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगा रखी है,
उसकी एक कोई डायरेक्शन है, ठीक है। सो जब उसको हम उसकी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन है जो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसकी एरो की लेंथ कितनी रखेंगे उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग किसी स्केल पे। सपोज करो कोई फोर्स है 30 न्यूटन की यहाँ पे ली हुई है, 30 न्यूटन की फोर्स है जिसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। अगर आप यहाँ से देख सको, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ और वेस्ट में अगर हम देखें तो 30 न्यूटन की फोर्स है जिसकी डायरेक्शन वेस्ट साइड की तरफ है। सो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक एरो ड्रॉ करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, और उस एरो की लेंथ हम फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सपोज करो जैसे यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स है, तो हम जब हम स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम इसे 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, या किसी और जो आपको जो भी इसमें रखनी है लेंथ वो रख सकते हो। उसी के प्रोपोर्शनेट फिर अदर लेंथ भी आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। सो इस तरह से हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो फिगर दी हुई हैं, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए में आपको दिखा रखा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 है जिसकी डायरेक्शन दे रखी है आपको, और ऐसे ही फोर्स F2 है उसकी डायरेक्शन F1 से डिफरेंट है। सो जब हम इसे इनको एक स्केल पे ड्रॉ करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे। सपोज करो F1 का कुछ मैग्नीट्यूड होगा लाइक 30 न्यूटन है सपोज करो, तो 30 न्यूटन के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बी के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर F1 की वैल्यू 30 न्यूटन है तो हम यहाँ स्केल पे सपोज करो उसको ले लेते हैं 30 mm। ए से बी हमने एक लाइन ड्रॉ की 30 mm, जो कि ये जो लाइन ए बी है दैट इज पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1। अब हम आते हैं फोर्स F2 पे। ऐसे ही हम फिगर बी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन बी टू सी, लाइन बी सी एक लाइन होगी हमारे पास, जिसको हम ड्रॉ करेंगे किस डायरेक्शन में, इन पैरेलल टू दी फोर्स F2 फोर्स के पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का F2 है उसके प्रोपोर्शनली ही हम इसकी लेंथ डिसाइड करेंगे। सपोज करो 30 के लिए F1 30 न्यूटन थी, तो हमने ए बी लाइन की लेंथ 30 mm ले ली। सो अगर फोर्स F2 70 mm है सपोज करो, तो हम जो लाइन BC ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ है जो 70 mm लेंगे, और ऐसे ही फिर पॉइंट ए और सी को मिला देंगे तो इनका ऐसे ही रिजल्टेंट आ जाता है। सो ये वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हो सकते हैं। फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, मीन्स किसी बॉडी की स्पीड भी इंक्रीज कर सकती है फोर्स, या डिक्रीज भी कर सकती है। मान लीजिए कोई एक बॉडी मूव कर रही है, अगर हम उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसके मोशन की डायरेक्शन में, तो वो फोर्स उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देगी। और अगर हम वही फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो वो उसके मोशन को रोकेगी, उसकी स्पीड डिक्रीज़ कर देगी। सेकंड है इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉडी कोई एक किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और हम उसके साइड से आके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड है इट में चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। आपके पास कोई एक बॉडी अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, आप उस पर फोर्सेस लगाओगे तो उसका साइज चेंज हो सकता है, या अगर आप उस पर टेंसाइल फोर्सेस लगाओगे तो उसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे इट में डिक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी। सो फोर्स है जो बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकती है। फोर्थ है इट में गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। जब आप किसी बॉडी को खींचते हो तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस कर देती है ये फोर्स होती है जो, और जिसकी वजह से देयर कैन बी सम डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स।
आपको पता है कि जो फोर्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे बॉटम में आप देखो कि मैग्नीट्यूड फोर्स का 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है। डायरेक्शन भी होती है, फोर्स किसी ना किसी एक डायरेक्शन में ऑलवेज एक्ट कर रही होगी, तो उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। किसी एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। फोर्स के नेचर भी होता है ना, नेचर ऑफ फोर्स जो पुश और पुल हो सकता है। मीन्स जब हम किसी बॉडी पे उसको खींच रहे हैं तो उसको हम पुश पुल मानते हैं, और जब हम किसी बॉडी को धक्का दे रहे हैं तो वो पुश होता है। सो फोर्स का नेचर भी हो सकता है कुछ, वो पुश और पुल कुछ भी हो सकते हैं। सो आज के लेक्चर इतना ही है। बुक्स आपको पता ही है, ईगल पब्लिकेशन की आप फॉलो करेंगे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।